Good afternoon, everyone. Good afternoon. आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे लेजर। ये टॉपिक बहुत ही छोटा है। पहले के सिलेबस में आप लोग का लेजर में थोड़ा ज्यादा पढ़ना था, बट अभी वाले सिलेबस में ज्यादा इसमें कुछ है नहीं पढ़ने को। बस इसका जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वही सारे कुछ जानना है आप लोगों को। लेजर लाइट आप लोग पहले भी यूज किए होंगे। लेजर लाइट देखा है सबने? Yes, ma'am. क्या Yes, करते हो ma'am. उसको, क्या यूज करते हो? लेजर लाइट आप लोग अगर बचपन में कभी खेला होगा उससे, आप लोग क्या करते हो, उससे देखते हो कि अगर उसका लाइट ऑन करते हो तो बहुत दूर तक वो आपका जाता है। ठीक है, बहुत दूर तक सेम ब्राइटनेस के साथ आपको कितने भी दूर आप अगर लेजर लाइट को मारो, बहुत दूर में भी अगर कोई बिल्डिंग होगा तो वहां भी आपको वो लाइट दिखेगा। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, ये लेजर का जो वर्ड है इसका फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये है लेजर का फुल फॉर्म। LASER जो है, अलग अलग लेटर्स के लिए आपके अलग अलग वर्ड्स है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है कि ये एक लाइट होगा जिसमें कोई रेडिएशन होगा, रेडिएशन इमिट होगा। और वो जो रेडिएशन इमिट हो रहा है वो आपका इमिशन हो रहा है बाय स्टिमुलेशन, मतलब आप बाहर से उसको फोर्स कर रहे हो, स्टिमुलाई कर रहे हो, उसको प्रेरित कर रहे हो कि वो रेडिएशन निकाले। ठीक है, तो फुल फॉर्म ये हो गया लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये जो लेजर है उसका फुल फॉर्म ये हो गया, द लेजर इज डिवाइस दैट प्रोड्यूस अ लाइट बीम विथ सम रिमार्केबल प्रॉपर्टीज। लेजर एक डिवाइस है जो कि लाइट बीम को प्रोड्यूस करता है, और वो जो लाइट बीम प्रोड्यूस करता है उसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है। पहला तो है कि द लाइट इज कोहेरेंट। कोहेरेंट वर्ड का मतलब समझते हो कि कोहेरेंट होता क्या है? लाइट इज कोहेरेंट, दैट मीन्स क्या, जो भी लाइट वेव आ रहा है ऑल एग्जैक्टली इन सेम फेज, सबका फेज आपका इक्वल होगा। फेज का मतलब समझ में आता है कि फेज किसको बोलते हैं, सेम फेज क्या होता है, अलग फेज क्या होता है। अच्छा, पहले इसका प्रॉपर्टीज देख लीजिए। फर्स्ट तो है कि लाइट, जो भी लेजर लाइट निकलता है, एक सिंगल लाइट तो नहीं रहता, लाइट का बीम रहता है, बीम ऑफ लाइट रहता है। तो वो उस बीम में जितने भी आपके लाइट वेव्स है वो सारे सेम फेज में होते हैं। दूसरा इसका प्रॉपर्टीज होता है कि ये जो लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक होता है। ठीक है, द लाइट हुज वेव्स ऑल हैव द सेम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जिसका सेम होगा उसको मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं। मोनो मीन सिंगल, एक ही होगा। ठीक है, सेम कलर भी होगा, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ भी सेम होंगे। द लाइट हैज यूनिडायरेक्शनलिटी, मतलब द लाइट प्रोड्यूस शार्प फोकस, मतलब एक ही डायरेक्शन में वो जाएगा, और वो यूनि डायरेक्शन मतलब इन सिंगल डायरेक्शन ही जाएगा, इधर उधर बिखरेगा नहीं। अगर आप उसको सीधा भेज रहे हैं तो वो सीधा ही जाएगा। आप टॉर्च का लाइट मारते हो तो क्या होता है, टॉर्च यूनि डायरेक्शनल नहीं होता, उसमें आपका बिखर के जाता है। जिधर लाइट मारते हो बस उधर ही लाइट नहीं जाता, उसके साइड साइड में भी जाता है। ठीक है, तो लेजर जो है वो यूनि डायरेक्शनल है। आप जिधर लाइट मारोगे लाइट स्ट्रेट उधर ही जाएगा, इधर उधर मूव नहीं करेगा।
तो लेजर लाइट में क्या होता है, जो आप लाइट दे रहे हो वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में जाएगा और शार्पली फोकस होता है। आप जितनी भी दूर उसको फोकस करोगे वो आपको विजिबल होगा, विजिबल रेंज में करोगे तो वो आपको दिखेगा भी कि वो एग्जैक्ट शार्प फोकस होता है किसी भी जगह आप अगर उसको फोकस कर रहे हो तो। द बीम इज एक्सट्रीमली इंटेंस, और इंटेंसिटी रिलेटेड टू ब्राइटनेस है। एक्सट्रीमली इंटेंस दैट मीन्स एक्सट्रीम ब्राइटनेस, बहुत ज्यादा ब्राइट रहेगा। मतलब इनिशियली आपका जितना ब्राइटनेस रहेगा, आप बहुत दूर भी दे रहे हो तो उसका ब्राइटनेस ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा। ब्राइटनेस इसका जो है वो इंटेंस रहता है, एक्सट्रीमली इंटेंस, थोड़ा भी वो डिफर नहीं करता है। अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस की बात करेंगे तो मे भी बहुत हल्का अमाउंट ब्राइटनेस का डिफर कर सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस मतलब बहुत ज्यादा, जैसे कि आप अगर वन प्लैनेट से अदर प्लैनेट में दोगे तो उस केस में मे भी हल्का फुल्का डिफर हो, बट बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन आपका आईज जहां तक देख सकता है, अगर वहां आप देखोगे तो उसकी ब्राइटनेस में आपको कोई अंतर नहीं दिखेगा। सामने वाले ऑब्जेक्ट में अगर आप फोकस करोगे तो भी उतना ही ब्राइट दिखेगा, और दूर के ऑब्जेक्ट में अगर फोकस करोगे तो वहां भी उतना ही वो ब्राइट दिखेगा। मतलब ये एक्सट्रीमली इंटेंस होता है। अब ये जो टर्म आपने पढ़ा कोहेरेंट, दैट मीन्स होता क्या है, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट प्रॉपरली ऑब्जर्व द पिक्टोरियल डिफरेंस बिलो। देखिए ये हुआ ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, फेज, ये सब एक साथ मैच नहीं करेगा। देखिए ये वाला जो लाइट, ये हुआ ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट के बहुत सारे बीम को दिखाया गया है। इस बीम में बहुत सारे वेव्स है। सपोज एक वेव ऐसा है, दूसरा ये वेव ऐसा है, तीसरा, मतलब तीनों में कोई मैच नहीं है। ठीक है, जैसा भी वेव्स जा सकता है तो उसको बोलेंगे ऑर्डिनरी लाइट। इसमें ना तो आपका वेवलेंथ मैच करेगा सारे वेव का, ना ही फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, और ना ही इसमें फेज मैच करेगा। तो इस तरह का लाइट जिसमें आपका कोई भी मैच नहीं करता है, ना फेज, ना फ्रीक्वेंसी, ना वेवलेंथ, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। मोनोक्रोमेटिक इनकोहेरेंट लाइट। मोनोक्रोमेटिक इनकोहेरेंट, जनरली आपने देखा मोनोक्रोमेटिक में लिखा है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होगा। तो ये जो वेव्स है इसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम है। देखिए यहाँ जहां से एक एक वेव बनाने में इसको जितना टाइम लग रहा है, दूसरे में भी एक वेव बनाने में उतना ही टाइम लग रहा, इसमें भी उतना ही टाइम लग रहा है एक वेव बनाने में। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इसमें सेम है, लेकिन ये फेज सेम नहीं है। अगर फेज सेम होता तो हम लोग उसको बोलते हैं कोहेरेंट। कोहेरेंट में सेम फेज होता है, लेकिन इसमें क्या है, आपका फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है। मतलब कि किसी टाइम इंटरवल में आप नंबर ऑफ साइकिल अगर काउंट करोगे, यहाँ से अगर हम लोग दोनों में स्टार्ट करते हैं यहाँ तक जाते हैं, तो टाइम सेम है, नंबर ऑफ साइकिल्स भी सेम है, तो फ्रीक्वेंसी सेम होगा। वेव का जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक इसका एक वेव कंप्लीट होता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका एक वेव कंप्लीट होता है। यहाँ से अगर आप मूव करेंगे तो एक नीचे, एक ऊपर, देन एक नीचे। ठीक है, जनरली हम लोग यहाँ से मेजर करते हैं तो यहाँ तक जाता है, यहाँ से मेजर करेंगे तो ये यहाँ तक इसका एक वेव कंप्लीट हुआ, तो इसका भी एक वेव कंप्लीट होने में उतना ही टाइम लग रहा है। ठीक है, तो वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन फेज सेम नहीं है। फेज मतलब इसका जब हाइयर है इसका लोअर है, इसका जब लोअर है इसका हाइयर है, मतलब दोनों का फेज अलग अलग है। ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, दोनों का फेज सेम नहीं है। मतलब इसका डाउन है तो इसका अप है, इसका अप है तो इसका डाउन है। तो इसका जो डाउन है, इसका डाउन आने में कितना टाइम लग रहा है, इधर डाउन आने में टाइम लग रहा है। यहाँ से अगर हम लोग काउंट करते हैं तो ये अगर 0 डिग्री काउंट करते हैं तो यहाँ तक 90 डिग्री आता है। 90 के बाद यहाँ पे 180, 270, 360, यहाँ तक होता है एक कंप्लीट साइकिल। तो इसका 0 है यहाँ पे, लेकिन इसका यहाँ मैक्सिमम है, इसका 0 यहाँ 90 पे आता है। तो ये दोनों वेव जो है 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है।
कि इसका डाउन से 90 डिग्री पहले आ रहा है, या फिर बोल सकते हैं सेकंड वाला का जो मिनिमम वैल्यू है वो इससे 90 डिग्री बाद आ रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग 90 डिग्री आउट ऑफ फेज। अगर ये सीधा उल्टा होता है, इसका डाउनवर्ड है, ठीक है, इसका अपवर्ड है, इस तरह से इसका मूवमेंट जो हो रहा है, इसमें फेज डिफरेंस हम लोग बोलेंगे। ये सारे वेव में फेज डिफरेंस है, लेकिन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों का सेम है, तो इस वेव को हम लोग बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक इनकोहेरेंट लाइट। अब अगर इस वेव को देखेंगे, इसमें सारे का वेवलेंथ सेम है, सारे का फ्रीक्वेंसी सेम है, और सारे एकदम सिमिलर टाइप है, मतलब सेम फेज में है। इसका जब डाउन है इसका भी डाउन है, इसका जब हाई वैल्यू है इसका भी हाई है, मतलब जहां जहां इसका क्रिस्ट है सेम टाइम में इसका भी क्रिस्ट है, जहां जहां ट्रफ है वहां वहां ट्रफ है। ठीक है, क्रिस्ट है, ट्रफ है, सारे इसके मैच कर रहे हैं, तो इसमें फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फेज ये तीनों मैच कर रहे हैं, तो ऐसे लाइट को बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट लाइट। ठीक है, मोनो, हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हो? तो ये हो गया ऑर्डिनरी लाइट जिसमें ये तीनों प्रॉपर्टी मैच नहीं करते हैं। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है बट इनकोहेरेंट है। मोनोक्रोमेटिक है दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मैच कर रहे हैं, फेज इसमें मैच नहीं कर रहे हैं। और ये वाला है आपका मोनोक्रोमेटिक भी है और कोहेरेंट भी है। मोनोक्रोमेटिक मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम है, और कोहेरेंट मतलब सेम फेज है। ठीक है, तीनों में डिफरेंस समझ में आया? तो लेजर जो है आपका कोहेरेंट भी होता है, मोनोक्रोमेटिक भी होता है, यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, और एक्सट्रीमली इंटेंस मतलब इसका ब्राइटनेस हर जगह आपका बहुत जितना है उतना ही रहेगा, वेरी नहीं करता है चाहे आप जितनी भी दूर जाओ। ठीक है, तो जनरली आपको आपके सिलेबस में था लेजर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, लेजर का इंट्रोडक्शन, इसका कैरेक्टरिस्टिक और एप्लीकेशन, और ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। ये जो लेजर है ये मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्स है, मतलब मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट लाइट इस डिवाइस से होके आपका निकलता है। तो इस तरह से कैसे निकलेगा किसी चीज से आपका इस तरह का लाइट? उसके दो प्रोसेस है, जैसे कि नेम में ही इसका है कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो इसमें इमिशन होता है रेडिएशन का, तो वो रेडिएशन इमिट कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। देखिए, we know that in order to force water from lower level to higher level we need some energy, and similar energy is given out when water falls from higher level to lower level। हम लोग को वाटर को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए भी एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, या ऊपर से नीचे ले जाने के लिए भी हम लोग को एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। an atom must be imparted with some energy so that it gets excited from lower energy level to higher energy level। Similarly, energy is emitted by an atom when transition takes place। जैसे आप जानते हैं कि एटम जो है वो स्टेबल पोजीशन में नहीं रहता है। ठीक है, ग्राउंड, उसमें अलग अलग एनर्जी स्टेट होते हैं। जो आपके इनर एनर्जी स्टेट है वो सब में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका स्टेबल स्टेट में रहता है, लेकिन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है ना, जो हायर हायर एनर्जी लेवल में है, वो इलेक्ट्रॉन्स आपका स्टेबल स्टेट में नहीं रहते हैं। वो क्या करते हैं, अपना प्लेस को छोड़ के वो मूव करते रहते हैं। उसको अगर बाहर से कहीं भी थोड़ा भी एनर्जी मिलता है तो एनर्जी ज्यादा होने से वो हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। फिर हायर एनर्जी स्टेट में वो ज्यादा देरी तक नहीं रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हायर एनर्जी स्टेट जो होता है आपका, उसमें वो ज्यादा देरी तक नहीं रह पाते हैं क्योंकि अनस्टेबल स्टेट होता है। तो वो कुछ देरी रह के फिर वो वापस आ जाते हैं अपना ग्राउंड स्टेट में। तो कुछ देरी रह के जो ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं, हायर से लोअर में जब आएंगे तो वो एक एनर्जी रेडिएट करेगा।
तो वो जो एनर्जी रेडिएट होता है, ठीक है, इमिट करेगा फोटॉन्स, जो एनर्जी इमिट होता है, सपोज E2 से E1 गया, ठीक है, तो वो एनर्जी इमिट करेगा, जैसे कि आप जानते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। हायर एनर्जी लेवल जो है E2 का जितना एनर्जी था E1 में गया, तो जो एनर्जी इमिट करेगा वो एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करके जो वो हायर लेवल में चला गया था उसी को वो इमिट करेगा। तो ये जो एनर्जी इमिट होगा वो वैल्यू रहेगा हायर एनर्जी लेवल का एनर्जी माइनस ग्राउंड स्टेट का एनर्जी। तो इसको हम लोग फॉर्मूला से दिखाएंगे E2 माइनस E1, जिसका वैल्यू हम लोग एच न्यू से दिखाएंगे, क्योंकि ये इन द फॉर्म ऑफ बंडल आपका जाता है, जिसको हम लोग फोटोन बोलते हैं। तो एच न्यू फोटोन का एनर्जी ये रेडिएट करता है, जैसे ही हायर स्टेट से लोअर स्टेट आता है ये इमिट करता है एक फोटोन, जिसका एनर्जी होता है एच न्यू। तो ट्रांजिशन टेक प्लेस फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। और एनर्जी डिफरेंस इसका जो दो का होता है उसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, इज इक्वल टू एच न्यू E2 माइनस E1। E हो गया एनर्जी ऑफ फोटोन, एच न्यू, एच आप जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, और E2 जो है वो हायर लेवल का एनर्जी स्टेट है, और E1 जो है वो ग्राउंड लेवल का है। तो व्हेन सच अ फोटोन इज इंसिडेंट, जब कोई फोटोन इंसिडेंट करता है किसी एटम पे, कोई एटम रखा हुआ है, कहीं से उस पे रेडिएशन पड़ा, फोटोन इंसिडेंट हुआ, देन एटम क्या करेगा, उस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और वो एनर्जी को लेके, एनर्जी को एक्सेप्ट करके क्या करेगा, वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर में चला जाएगा, ठीक है। एब्जॉर्ब दिस एनर्जी एंड गेट्स एक्साइटेड, एनर्जी जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, वो एक्साइट हो जाएगा और एक्साइटेड होके मूव्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल E1 टू हायर एनर्जी लेवल E2, एक्साइटेशन स्टेट E2 में चला जाएगा। दिस एक्साइटेड स्टेट इज अनस्टेबल, नॉन इक्विलिब्रियम, और ये जो E2 एक्साइटेड स्टेट है ना, उसमें वो नॉन इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल होता है। द एटम इज नॉट विलिंग टू रिमेन इन एक्साइटेड स्टेट फॉर लॉन्गर टाइम, एटम उस वहां पे हायर स्टेट में अपनी इच्छा से ज्यादा देरी तक नहीं रह सकता है, ठीक है, नहीं रह पाता है लॉन्गर टाइम के लिए। इन कोर्स ऑफ टाइम द एटम जम्प्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू लोअर स्टेट, इसमें क्या होगा, एटम आपका हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप कर जाता है। ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन इमिशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, जैसे ही हायर से लोअर में आता है ये एक एनर्जी रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, इमिट कर देता है एक एनर्जी, वन फोटोन एच न्यू। द एटम कैन रिमेन फॉर अनलिमिटेड टाइम इन ग्राउंड स्टेट, बट इट कैन रिमेन इन एक्साइटेड स्टेट फॉर अ टाइम, फॉर ए लिमिटेड टाइम ओनली। ग्राउंड स्टेट में जितनी भी देर रह सकता है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में बहुत कम टाइम के लिए रहता है। 21. द लिमिटेड टाइम फॉर atom remain in excited state is known as lifetime. 20. ये जो आपका एटम है जो हायर स्टेट एक्साइटेशन स्टेट में जितने टाइम के लिए रहता है उस टाइम को बोलते हैं लाइफ टाइम। द लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -8 सेकेंड, और ये जो लाइफ टाइम है ना वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -8 सेकेंड, मतलब इतने थोड़े टाइम के लिए ही वो एक्साइटेड स्टेट में रह सकता है। 1 सेकेंड बहुत ही कम वैल्यू होता है, तो 10 to the power -8 सेकेंड और बहुत ज्यादा लोअर वैल्यू हो जाएगा, मतलब बहुत ही कम समय के लिए आपका जो है एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, देन अगेन वो जंप करके आ जाएगा लोअर स्टेट में, ठीक है। ये वाला उसका फिगर है। तो ये जो प्रोसेस है ये दो टाइप से होता है, एक स्पॉन्टेनियस इमिशन और दूसरा स्टिमुलेटेड इमिशन। स्पॉन्टेनियस वर्ड का मीनिंग तो आप जानते हो, स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है, कोई बताइए।
स्पॉन्टेनियस Ma'am, instant action type. क्या बोल रहे हो? मैम इमीडिएट। हाँ, स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद से आ जाता है, ठीक है। इमीडिएट आ जाएगा, खुद से आ जाता है, एक्स्ट्रा उसको बाहर से कुछ जरूरत नहीं पड़ती है फोर्स की या एनर्जी की कि वो बाहर आए। वो खुद ब खुद से ही वो बाहर आ जाता है आपका फोटोन। तो ऐसे एमिशन को बोलेंगे तो स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक है। मतलब इसमें आपका खुद से बाहर आ जाएगा, आपको बाहर से कुछ देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और स्टिमुलेट मतलब क्या होता है? स्टिमुलेट वर्ड का मीनिंग स्टिमुलेट मतलब क्या होता है? बाहर से आप कुछ फोर्स दे रहे हो, बाहर से उसको एक्स्ट्रा फोर्स अगर प्रोवाइड कर रहे हो कि जिससे उससे होके इमिट हो फोटोन, तो उसको बोलेंगे स्टिमुलेटेड इमिशन। इस सब का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से, स्वतः, स्वतः जो हो जाएगा, खुद ब खुद हो जाएगा, उसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस। और स्टिमुलेटेड बोलेंगे कि आप बाहर से उसको कुछ एनर्जी दे रहे हो, उसको उत्तेजित कर रहे हो कि वो आपका फोटोन इमिट करे, तो वैसा इमिशन को बोलेंगे स्टिमुलेटेड। हम लोग को जो लेजर लाइट मिलता है वो स्टिमुलेटेड इमिशन से ही मिलता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन से नहीं मिलता है। जैसे कि लेजर के फुल फॉर्म में ही है आपका स्टिमुलेटेड इमिशन बाय रेडिएशन, ठीक है। तो स्टिमुलेटेड इमिशन से ही आपको लेजर मिलता है, स्पॉन्टेनियस से नहीं मिलता है। स्पॉन्टेनियस में क्या होता है और स्टिमुलेटेड में क्या होता है वो अभी हम लोग देखेंगे। स्टिमुलेटेड इमिशन पहले देखिए। अच्छा, soon after a lifetime of excited state atom returns to ground state। कुछ देरी तक वो excited state में रहता है और फिर से ground state में रिटर्न आ जाता है, उसको बोलते हैं डी एक्साइटेशन। और ये जो ग्राउंड स्टेट में रिटर्न आता है तो एक फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू को वो इमिट करता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज, ये वाला प्रोसेस आप जानते हो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इमिशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन या फिर स्टिमुलेटेड इमिशन। देन द अनदर फॉर्म ऑफ इमिशन इज, खुद से जो आ गया वो हो गया आपका स्पॉन्टेनियस। अब दूसरा फॉर्म है स्टिमुलेटेड इमिशन। इसमें क्या होगा? एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, जो भी है आपका एक्साइटेड स्टेट में, बिफोर कमिंग इट टू ग्राउंड स्टेट द एटम इज ट्रिगर्ड ड्यू टू द एक्सीडेंट, ड्यू टू द ड्यू टू द इंसिडेंट ऑफ ट्रिगर। जैसे ही आप एक बाहर से एक इंसिडेंट फोटोन, कोई एटम है, सपोज ये कोई एटम है, उसका ग्राउंड स्टेट और हायर एनर्जी स्टेट है। अगर आप बाहर से एक फोटोन को इंसिडेंट कराते हैं तो बाहर से जो एनर्जी आ रहा है एच न्यू एनर्जी आ रहा है आपका, जो भी एनर्जी आ रहा है इस ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंस जितने भी आपके एटम्स है उसको क्या करेगा? वो इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी को गेन करके वो हायर स्टेट में चला जाएगा। फिर हायर स्टेट से जब वो नीचे आएगा तो ये जो इंसिडेंट हुआ था एनर्जी, वो तो आपका इमिट होगा ही, साथ ही साथ इसी वैल्यू का एक और फोटोन साथ में इमिटेड होगा। मतलब एक साथ आपके दो फोटोन निकलेंगे और दोनों का जो एनर्जी का वैल्यू है वो सेम होगा, सेम एनर्जी का वैल्यू होगा। मतलब आपका इंसिडेंट फोटोन, अगर एक फोटोन इंसिडेंट हो रहा है तो आपका दो फोटोन आपका इमिट होगा, अगर दो फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं तो चार। मतलब ये आपका क्या है? डबल हो जाएंगे। तीन है तो फिर तीनों के पेयरिंग में और ज्यादा निकलेंगे, ठीक है। तो हर एक फोटोन एबल होता है दो
एक्स्ट्रा फोटोन को इमिट करवाने के लिए। तो यहाँ जो इमिट होंगे ना, सिमिलर टाइप ऑफ फोटोन इमिट होंगे, तो वो सिमिलर टाइप के फोटोन जो इमिट होंगे वो सब मोनोक्रोमेटिक होंगे और कोहेरेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि सेम वैल्यू के निकल रहे हैं। मोनोक्रोमेटिक होंगे दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम रहेगा, साथ ही साथ फेज भी सेम रहेगा। तो ऐसा जो इमिशन होता है उसको बोलते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन। व्हेन ए फोटोन ऑफ एनर्जी h न्यू एनर्जी फोटोन इसमें इंसिडेंट हो रहा है ऑन एन एटम, then the atom gets excited होगा, that is moves from lower energy level E1 to higher energy level E2, E1 से E2 में चला जाएगा। Here the atom in the ground state absorb the energy of incident photon and get excited, stimulated। excited मतलब क्या? excited होना, उत्तेजित हो जाना। तो उत्तेजित होके वो एनर्जी को गेन करके एक्साइटेड होके चला जाएगा आपका एनर्जी लेवल E2 में, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। जो एब्जॉर्ब किया h न्यू एनर्जी को और ऊपर गया उसको बोलेंगे स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। देन ये वाले स्टेट में वो ज्यादा देरी तक नहीं रह सकता है, फिर वो जब नीचे आएगा तो स्टिमुलेटेड इमिशन होता है। ठीक है, तो वहां आपके एक के दो निकलेंगे। देन है स्पॉन्टेनियस इमिशन। आपका जैसे एक्साइटेड स्टेट में कोई अपने ही कोई बाहर से आप एनर्जी नहीं दे रहे हैं, ग्राउंड स्टेट का एटम खुद ब खुद आ गया है एक्साइटेड स्टेट में, तो लाइफ टाइम अपना कंप्लीट करके मतलब 10⁻⁻8 सेकेंड तक वो हायर स्टेट में रह के फिर से अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो ये जो स्पॉन्टेनियसली होता है कि ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, क्योंकि एटम्स क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, उसमें मूवमेंट होता रहता है। ये थोड़ा भी कहीं से एनर्जी मिलेगा ऊपर चले जाते हैं, फिर वो नीचे आ जाते हैं। तो वो जो स्पॉन्टेनियसली वो प्रोसेस चलता है उसमें जो एनर्जी इमिट होंगे उसमें आपका एक सिंगल फोटोन निकलेगा। ठीक है, अब इसी तरह बहुत सारे अगर एटम है तो कभी ये गया कभी दूसरा गया, 10⁻⁻8 सेकेंड तक रहा E2 स्टेट में, फिर नीचे आया, तो वो आपके जो फोटोन निकलेंगे उसका सेम टाइम पे नहीं निकलेंगे, तो फेज अलग अलग हो जाएगा। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन में जो फोटोन इमिट होता है, एक एटम का एक सिंगल फोटोन इमिट होता है, तो ये आपका मोनोक्रोमेटिक नहीं हो पाता है और ना ही आपका कोहेरेंट हो पाता है। तो इसके कारण इससे आपका लेजर बीम प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। आपका लेजर बीम प्रोड्यूस होता है बाय स्टिमुलेशन, जिसमें आप बाहर से जितना वैल्यू का एनर्जी दे रहे हैं उसी एनर्जी का यहाँ पे 2 फोटोन इमिट होगा। आई थिंक नेक्स्ट पिक्चर में ये आपको शो किया गया है, देखिए स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या हुआ, व्हेन द एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट, फोटोन इंसिडेंट हुआ। ये आपका निराली बुक में है, उसी से देख लीजिएगा। पहले आपका स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन दिया गया है, देन स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के बाद स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन दिया है, देन स्टिमुलेटेड इमिशन और स्पॉन्टेनियस इमिशन दिया गया है। तो वो मैं कंबाइंड करके बता दे रही हूँ कि स्टिमुलेटेड इमिशन ये हुआ कि आपका जो फोटोन इंसिडेंट हुआ इसने एनर्जी गेन किया, एक्साइट हुआ, ऊपर चला गया। ठीक है, बिफोर व्हेन द एटम इज इन एक्साइटेड state and before coming to ground lower state, if the atom is triggered due to an action of incident photon, ये जो आपका spontaneous process चलता रहता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस वाला तो खुद ब खुद होता रहता है, अगर एटम्स है तो उसमें आपका इमिशन होता रहता है h न्यू फोटोन का। अब उसी दौरान अगर आप एक अलग से फोटोन को इंसिडेंट कर देते हैं बिफोर उसके ग्राउंड स्टेट में आने के पहले, ये जो 10⁻⁻8 सेकेंड हायर स्टेट में जो स्पेंड करता है उस टाइम के दौरान अगर कोई इंसिडेंट फोटोन इस पे स्ट्राइक करता है तो क्या होता है, ये और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। द इंटरेक्शन बिटवीन द एक्साइटेड एटम एंड द इंसिडेंट फोटोन
can trigger the excited atom to make a transition to ground state. ये ट्रिगर करता है, उसको फोर्स करता है, देन ये एक्साइट होने के बाद ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाता है। तो ग्राउंड स्टेट में जो पहुंचता है, ये जो फोटोन इंसिडेंट हुआ था उतना ही वैल्यू का एक लाइट आपका इमिट होता है, साथ ही ये जो था वो तो उधर इमिट हो गया, साथ ही ये जब नीचे गया तो उतना ही वैल्यू का और एक फोटोन इमिट करता है, और दोनों एक साथ इमिट होते हैं। तो दोनों के एक साथ इमिट होने के कारण ये दोनों मोनोक्रोमेटिक भी होते हैं और कोहेरेंस भी होते हैं। फोटोन कैन बी ट्रिगर टू द एक्साइटेड एटम टू मेक अ ट्रांजिशन टू ग्राउंड स्टेट। द ट्रांजिशन जनरेट्स अनदर फोटोन। ये एक दूसरा फोटोन जनरेट किया which is identical to the incident photon. Incident photon का exact identical होता है, मतलब सेम फेज होता है, कोहेरेंट होते हैं, वेवलेंथ होते हैं, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम डायरेक्शन, एवरीथिंग आर सिमिलर। तो इस तरह से हम लोग का लेजर फॉर्म होता है। दिस प्रोसेस ऑफ फोर्स्ड emission of photon due to incident photon is called as stimulated emission. ये जो प्रोसेस है फोटोन के निकलने का, बाय किसी फोटोन को इंसिडेंट करा के जो निकालते हैं यहाँ से दो फोटोन, उसी को बोलते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? स्पॉन्टेनियस क्या है और स्टिमुलेटेड क्या है? अच्छा, मेटास्टेबल स्टेट देख लीजिए। ये जो ट्रिगर करता है ना इस एटम को, जो एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं, वो बहुत ज्यादा देरी तक वहां नहीं रहता, वो उससे भी कम टाइम तक रहता है। तो वो आपका दिया गया है, उसको बोलते हैं मेटास्टेबल। अनस्टेबल स्टेट पे तो जो स्पॉन्टेनियस में होता है वो 10⁻⁸ सेकेंड तक रहते हैं। यूजुअली द नंबर ऑफ एक्साइटेड एटम इन अ सिस्टम आर लेस देन दैट ऑफ द नॉन एक्साइटेड एटम। जनरली तो यही होता है कि आपका ग्राउंड स्टेट में एटम्स ज्यादा रहते हैं और एक्साइटेड स्टेट में कम रहते हैं। द एटम प्रिफर ग्राउंड स्टेट फॉर लॉन्गर टाइम के लिए ग्राउंड स्टेट में रहते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, they remain in excited state for a limited time called lifetime. हायर स्टेट में बहुत कम टाइम के लिए रहते हैं, उस टाइम को बोलते हैं लिमिट लाइफ टाइम। द लाइफ टाइम ऑफ हाइड्रोजन एटम आपने देखा 10⁻⁸ सेकेंड है। However, there exists such a excited state in which lifetime is greater than 10⁻⁸। ऐसा कुछ कुछ एग्जिस्ट करता है जिसमें और दिस स्टेबल स्टेट इज कॉल्ड मेटास्टेबल। ये है आपका लाइफ टाइम जो हाइड्रोजन के लिए है 10⁻⁸ सेकेंड। और दिस स्टेट जहां इससे थोड़ा ज्यादा टाइम तक रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग मेटास्टेबल स्टेट। द रिलैक्सेशन टाइम फॉर ए मेटास्टेबल स्टेट इज 10⁻⁶ to 10⁻³ सेकेंड। दिस स्टेट प्ले एज अ इम्पोर्टेंट रोल इन लेजर। तो ये जो स्टिमुलेट करता है ना, इसको जाके ट्रिगर करता है, तो वो तब मेटास्टेबल स्टेट में रहता है, मतलब 10⁻⁶ से 10⁻³ सेकेंड तक रहने के बाद आता है। अच्छा, मुझे ये बताइए 10⁻³ सेकेंड ज्यादा है कि 10⁻⁸ सेकेंड ज्यादा है? मैम -3 ज्यादा है। हाँ, तो -3 ज्यादा है। -3 जनरली स्पॉन्टेनियस वाले में इतने टाइम तक रहता है, लेकिन जब आप फोटोन इंसिडेंट कराते हो तो वो मेटास्टेबल स्टेट में 10⁻⁻³ सेकेंड तक रहता है, मतलब थोड़े ज्यादा टाइम के लिए रहता है, और एक साथ दो फोटॉन्स निकलते हैं। यही रोल प्ले करता है लेजर के फॉर्मेशन के लिए, कि थोड़े ज्यादा टाइम तक रह के फिर सिमिलर टाइप ऑफ आइडेंटिकल फोटॉन्स वो इमिट करता है। ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट के लिए आपका 10⁻⁸ सेकेंड है, जो कि खुद ब खुद होते रहता है। बहुत सारा एटम अलग अलग टाइम में अपना एक एक फोटोन बाहर निकालेगा, तो सब आपके मोनोक्रोमेटिक नहीं होंगे, आइडेंटिकल बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब मेटास्टेबल एक्साइटेड स्टेट जो आपका 10⁻³ सेकेंड का होता है, ठीक है, उतना देरी तक जब वो रहेंगे और ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो ये होता है तब जब आप
एक्सटर्नल कोई फोटोन को आप इंसिडेंट करा रहे हैं, वो ट्रिगर हो रहा है, तो फिर इतने टाइम तक रह के फिर ग्राउंड स्टेट में आता है, तब 2 आइडेंटिकल रेडिएशन वो इमिट करता है, एनर्जी इमिट करता है ऑफ सिमिलर एनर्जी वैल्यू एच न्यू। ठीक है, एक वर्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन का जान लीजिए, ये आप लोगों का बस जानने के लिए। जनरली क्या होता है कि ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा रहते हैं और हायर एक्साइटेड स्टेट में कम रहते हैं, तो ये नॉर्मल केस हो गया। लेकिन वैसा केस जब आपका हायर एनर्जी स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होगा और ग्राउंड स्टेट में कम होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। मतलब पहले पॉपुलेशन आपका इधर ज्यादा था, इधर कम है, लेकिन ऐसा कंडीशन जहाँ पे आपका ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, मतलब आप बाहर से कोई एनर्जी अगर दे रहे हो कि एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा एटम्स रहेंगे, तो इस तरह के केस को बोलेंगे हम लोग पॉपुलेशन इन्वर्जन। जैसा कि नेम से ही है, इसमें N2 में ज्यादा है, N1 N2 ज्यादा है, मतलब E1 में आपका नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है और N1 कम है। इस केस में E2 में जो N2 है वो ज्यादा है और N1 कम है। ठीक है, बस ये आपको जानना है, अभी वाले सिलेबस में आपका ये भी नहीं है डेफिनेशन में। Making population of active electron in higher energy level more than in the population of active electron in lower energy level is called population inversion। यहाँ पे active electron ज्यादा रहेंगे compared to ground state। ये पंपिंग मेथड किस किस तरह से आप लोगों का एक्साइट किया जाता है, वो सारा मेथड भी आप लोगों को नहीं पढ़ना था, इवन ये सब भी नहीं पढ़ना था। इसके बाद आपको पढ़ना है ओनली प्रॉपर्टीज। ये आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर से आप लोग रिकनेक्ट हो जाइएगा। ओके मैम।